गाइस, मेरा नाम है किशन कनौजी और आप देखना शुरू कर चुके हैं BRL 110 का दिसंबर 2024 का ये क्वेश्चन पेपर। और हम कंटिन्यू करेंगे इसके पार्ट 2 को इस लेक्चर के साथ, राइट। IT एप्लीकेशन इन रिटेलिंग। तो चलिए शुरू करते हैं विद द क्वेश्चन नंबर 5। हमसे पूछा गया है कि ऑनलाइन रिटेलिंग से आप क्या समझते हैं, इसके फ़ायदे और इसके नुकसान बताइए, राइट नाउ। तो ऑनलाइन रिटेलिंग हम कहते हैं भाई जब भी कोई भी ट्रांजैक्शन ओवर द इंटरनेट हो, जैसे कि वेबसाइट्स का यूज़ करके, मोबाइल एप्लीकेशन का यूज़ करके, या फिर ई मार्केट प्लेस का। जब हम वेबसाइट की बात करते हैं तो बहुत सारी वेबसाइट्स हैं। जैसे मान लेते हैं सूर्यांश अपना एक वेबसाइट ओपन करते हैं गर्ग बर्तन भंडार से, राइट। गर्ग बर्तन भंडार, ओके .com। ये क्या है, एक वेबसाइट है जिसको कोई भी ब्राउज़र के थ्रू एक्सेस करेगा। ब्राउज़र ही वो एक्सेस पॉइंट है जिसमें आप लिंक या फिर IP एड्रेसेस डालकर किसी भी वेबसाइट को या वेब पेज को एक्सेस कर सकते हैं। मोबाइल एप्लीकेशन क्या होते हैं, .apk फाइल एक्सटेंशन होता है गाइस। जब आप इसे अपने मोबाइल फ़ोन में इंस्टॉल करते हैं तो एक एप्लीकेशन लोड हो जाता है जिसके अंदर बहुत सारे आइकन्स, पिक्चर्स और मल्टीपल पेजेस आपके मोबाइल के अंदर ही रहती हैं। उनके लिए हर बार वेबसाइट पर नहीं जाना पड़ता। तो ये बहुत ज़्यादा कॉमन और हैंडी फीचर होता है, इसीलिए हम मोबाइल एप्लीकेशंस को डाउनलोड करते हैं, वरना हम ये सारे काम वेबसाइट्स पर भी कर सकते थे। क्योंकि मोबाइल ऐप का मोबाइल के हार्डवेयर के साथ ज़्यादा अच्छा इंटीग्रेशन होता है, इसीलिए हम मोबाइल ऐप का यूज़ करते हैं। इसलिए आपने नोटिस किया होगा कि जो वेबसाइट्स होती हैं वो उतनी कितनी भी ज़्यादा अच्छी हो, लेकिन मोबाइल ऐप से जितनी अच्छी नहीं हो पाती। ई मार्केट प्लेस ऑन द अदर हैंड ऐसे मार्केट प्लेयर्स होते हैं जिन पर बायर और सेलर दोनों लोग आकर एक्सचेंज प्रोसेस करते हैं। जैसे अमेज़ॉन क्या है, एक ई मार्केट प्लेस है, ठीक है। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, जेम आपने सुना होगा, GEM, सरकारी वेबसाइट है गाइज। जब सरकार को कोई सामान खरीदना होता है तो वो जेम वेबसाइट से खरीदते हैं, ओके। GEM.ac.in.gov इस तरीके से वेबसाइट है गाइज, यहाँ से सरकारी लोग सामान खरीदते हैं, ओके। तो गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस है ये। आई होप आपको अभी तक सब कुछ समझ में आ रहा होगा। नाउ व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ इंटरनेट रिटेलिंग। अगर मैं इंटरनेट रिटेलिंग करता हूँ तो बहुत सारे फ़ायदे मिलते हैं गाइज। मुझे कोई भी शॉप रेंट नहीं करनी पड़ती, ऑपरेशनल कॉस्ट मेरे बड़े कम होते हैं भाई। मुझे फिजिकल स्टाफ की नीड बड़ी कम हो जाती है। इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट और मेंटेनेंस कॉस्ट मेरी बड़ी कम लगती है। मैं पूरी दुनिया में अपना सामान कहीं पर भी बेच सकता हूँ, ओके। पर्सनलाइज्ड मार्केटिंग कर सकता हूँ। मेरे पास जितने भी लोग मेरी वेबसाइट पर एक्सेस करेंगे, वेबसाइट पर लॉगिन करेंगे, तो उनके परचेज बिहेवियर और उनके प्रोडक्ट ब्राउजिंग या प्रोडक्ट उन्होंने कौन कौन से कार्ट में ऐड किए हैं, इसके बिहाफ पे मैं जज कर पाऊँगा कि मुझे कौन कौन से और नए प्रोडक्ट्स लेकर आने हैं, राइट। सो पर्सनलाइज्ड मार्केटिंग एंड ऑफर्स मैं लॉन्च कर पाऊँगा। कन्वीनियंस मुझे भी होगी, मेरे कंज्यूमर्स को भी होगी। 24/7 कभी भी वो लोग मुझसे ऑर्डर कर सकते हैं, राइट। कस्टमर कभी भी कंपेयर कर सकता है, रिव्यूज़ पढ़ सकते हैं, ओके। और सिंगल प्लेटफॉर्म से बहुत सारी कैटेगरी से हम लोग बाय कर सकते हैं। जैसे अमेज़ॉन से आपको पोछा लगाना है तो वो भी मंगा सकते हैं, कोई ड्रोन मंगाना है वो भी मंगा सकते हैं, कोई टेलीविज़न मंगाना है वो भी मंगा सकते हैं, राइट, ओके। नाउ DIY प्रोजेक्ट बनाने के लिए भी कोई रॉ मटेरियल मंगाना हो तो वो भी मंगा सकते हैं। क्या क्या नुकसान है, डिसएडवांटेज या फिर शॉर्टकमिंग है इंटरनेट रिटेलिंग की। देखो वर्ड दूसरा यूज़ किया है, डिसएडवांटेज की जगह शॉर्टकमिंग, कंफ्यूज मत हो जाना। तो फिजिकल इंटरेक्शन बड़ा कम हो पाता है, आप टच और फील नहीं कर पाते प्रोडक्ट को जो कि ऑनलाइन आप खरीद रहे हैं, ठीक है। तो ट्राई नहीं कर सकते बिफोर परचेज, स्पेशली लाइक क्लोथिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स। डिलीवरी बहुत ज़्यादा डिले होती है, कितनी भी जल्दी होगी तो 2 घंटे बाद ही मिलेगा ना। लेकिन अगर आप शॉप पर जाएंगे तुरंत टच एंड फील करके वो प्रोडक्ट बाय कर सकते हैं, राइट। कोई भी लॉजिस्टिकल इशू नहीं आएगा, ओके। सिक्योरिटी कंसर्न आपको रहता है जब आप इंटरनेट रिटेलिंग करते हैं कि भाई आपके साथ कोई ट्रांजैक्शन फ्रॉड ना हो जाए, आपकी आइडेंटिटी ना चुरा ली जाए, या फिर किसी डेटा ब्रीच में आपका ID पासवर्ड ना चला जाए, ओके। यस तानिया। हम्म। दिसंबर 2024 की हम लोग बात कर रहे हैं।
उसी क्वेश्चन आप एक बार रीचेक कीजिए तानिया। नहीं, ये क्रैश कोर्स का कंटेंट नहीं है, ये दिसंबर 2024 का क्वेश्चन पेपर हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। ओके, ये यस 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 यस, क्वेश्चन नंबर 5। ओके, हो सकता है मैंने दिसंबर का ऐड ना किया हो, मैं उसे ऐड कर दूंगा। अभी पहले लेक्चर, तानिया फोकस ऑन लेक्चर, वी आर इन लेक्चर राइट नाउ। ओके, यस। नाउ सो व्हाट आर द शॉर्टकमिंग्स ऑफ इंटरनेट रिटेलिंग? अगर आप ध्यान से नोटिस करेंगे तो ये सारे क्वेश्चंस हम लोग पहले भी कर चुके हैं। यस और नो? यस। ये बिग डेटा एनालिटिक्स वाला क्वेश्चन नया है, इसके लिए मैं नहीं कहूँगा, लेकिन इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस जी इसमें कुछ सो ओके, so let me continue with this lecture. We'll check and update if there is any content missing in the application. Okay, yes, now let's begin. So shortcomings of ई रिटेलिंग के ऊपर हम लोग बात करते हैं। देखिए, हाई रिटर्न्स और रिफंड भी आते हैं जब हम ऑनलाइन परचेज करते हैं किसी भी प्रोडक्ट को, तो ओके राइट। Now let's move to the part 2 of question number 5. Explain the multi-channel retailing with example. जब हम मल्टी चैनल रिटेलिंग की बात करते हैं तो कस्टमर्स को इंगेज करने में मदद मिलती है, चाहे वो ऑनलाइन हो, ऑफलाइन हो, मेरी वेबसाइट के थ्रू आ रहा हो, या फिर वो हमारे स्टोर में विजिट करें, वो एक ही सॉरी वो अलग अलग एक्सपीरियंसेस उसको मिलेंगे, माफ़ी चाहूँगा, मल्टी चैनल रिटेलिंग में, राइट। सो मल्टी चैनल में जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं वो मल्टीपल सेल्स प्लेटफॉर्म्स होते हैं। वेबसाइट का अलग प्लेटफॉर्म होगा, फिजिकल प्लेटफॉर्म अलग होगा, मतलब जो प्राइस फिजिकल स्टोर में मिल रहे हो शायद वो ऑनलाइन पे ना मिल रहे हो, और जो ऑनलाइन पर प्राइस मिल रहे हैं वो फिजिकल पे ना मिल रहे हो। बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हो सकते हैं जो ऑनलाइन वेबसाइट पर उन्होंने लिस्ट किए हों लेकिन फिजिकल स्टोर में अवेलेबल ना हो, राइट। मोबाइल ऐप पर भी अलग अलग ऑफर्स वो लोग चला सकते हैं, ओके राइट। सेपरेट चैनल के लिए अलग अलग मैनेजमेंट होता है, सबकी अलग प्राइसिंग होती है, प्रमोशन होता है, इन्वेंट्री होती है, और कस्टमर सर्विस प्रोसेस भी अलग अलग होता है। कस्टमर के लिए फ्लेक्सिबल रहता है कि वो ऑनलाइन बाय कर ले, इन स्टोर परचेज कर ले, बट हाँ यहाँ पर डिफरेंसेस ज़रूर मिलेंगे हर एक चैनल के अक्रॉस, राइट। नाउ मल्टी चैनल रिटेलिंग के एग्जांपल गाइस, रिलायंस रिटेल, जब आप इनके पास ऑनलाइन प्रोडक्ट चेक करेंगे और ऑफलाइन प्रोडक्ट चेक करेंगे तो इनके अलग अलग स्टोर्स में आपको देखने के लिए मिलेगा। क्रोमा को मैं कई बार ओमनी चैनल के लिए यूज़ करता हूँ, बट येस देर आर मैनी ऑफ द कैटेगरीज जिसके अंदर ये मल्टी चैनल रिटेलिंग करते हैं, ओके राइट। तो इनसीपरेबल है, ऐसा टोटली 100% ना तो कोई मल्टी चैनल रिटेलिंग कर पाता है, बहुत मुश्किल होता है, और ना ही कोई ओमनी चैनल रिटेलिंग 100% परफॉर्म कर पाता है, क्योंकि हर एक प्रोडक्ट कैटेगरी को ऑनलाइन और ऑफलाइन मैनेज करना मुश्किल है, इसीलिए मल्टी चैनल रिटेलिंग के अंदर बहुत सारी कैटेगरीज फॉल करती है। जो बिग बाज़ार था उसका FBB कैटेगरी जो थी उसके अंदर भी मल्टी चैनल रिटेलिंग हुआ करती थी, क्योंकि अब बिग बाज़ार नहीं है, इसकी जगह स्मार्ट बाज़ार ने ले लिए, तो हम इसके बारे में बात नहीं करें। व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ मल्टी चैनल रिटेलिंग? देखिए, कस्टमर की रीच बढ़ जाती है, मल्टीपल इंगेजमेंट पॉइंट्स हो जाते हैं कस्टमर्स के पास, ब्रांड प्रेजेंस बढ़ जाती है अक्रॉस द प्लेटफॉर्म्स, ओके। चैलेंजेस क्या होते हैं मल्टी चैनल रिटेलिंग के अंदर? कस्टमर का जो बिहेवियर रहता है ना, सॉरी एक्सपीरियंस रहता है, वो बड़ा इनकन्सिस्टेंट रहता है। मैंने ऑफ़र अलग अलग लगा रखे हैं तो कस्टमर्स बदल जाते हैं मेरे प्लेटफॉर्म्स के अक्रॉस। वो तो सोच कर आया कि ऑनलाइन पर कोई प्रोडक्ट 499 रुपये का मिल रहा है, ऑफलाइन भी 499 रुपये का मिलेगा, लेकिन कई बार उस पर प्राइस बढ़ा हुआ होता है। तो और डिफ़िकल्टी हमें होती है इन्वेंट्री को सिंक्रनाइज़ करने में जो अलग अलग चैनल्स पर कस्टमर्स बाय कर रहे हैं। हाइयर ऑपरेशनल कॉम्प्लेक्सिटी ड्यू टू चैनल स्पेसिफिक स्ट्रैटेजीज, ओके। ऑनलाइन रिटेलिंग ने ट्रांसफॉर्म किया है कस्टमर्स को बाय करने के लिए उनकी कन्वीनियंस और वैरायटी के बिहाफ पे। आई होप यू गाइज आर गेटिंग इट। यस एवरीवन, यस प्लीज़।
क्रॉस चैनल रिटेलिंग और मल्टी चैनल रिटेलिंग, देखिए जब हम देखिए चैनल्स का मतलब होता है अलग अलग प्लेटफॉर्म्स, ओके। यस, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे जब हम किसी प्रोडक्ट को बेचते हैं तो उसको बोलते हैं मल्टी चैनल। बहुत सारे चैनल्स हो सकते हैं। क्रॉस चैनल में होता ये है कि मान लेते हैं मेरे पास एक कस्टमर आया ऑनलाइन, मैं उसको बुलाकर लाया, लेकिन मैंने उसको बोला कि ये प्रोडक्ट हमारे पास ऑफलाइन मिलेगा। मैं उसका प्रचार तो कर रहा हूँ ऑनलाइन, लेकिन मैं उस प्रोडक्ट को अवेलेबल कहाँ करा रहा हूँ? ऑफलाइन। आप ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स को देखते हैं, जैसे अगर आप इंडिया मार्ट से कोई प्रोडक्ट ख़रीदना चाहेंगे, इंडिया मार्ट ये B2B प्लेटफॉर्म है गाइस। इंडिया मार्ट पर आप जो बिजनेसेस हैं उनके द्वारा लिस्ट किए गए प्रोडक्ट्स को ऑनलाइन ब्राउज तो कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको उनको बाय करना होगा तो वो ऑफलाइन आपको मिलेंगे, राइट। तो इसको हम बोलते हैं क्रॉस चैनल रिटेलिंग। ये बात समझ में आ रही है अनन्या? या फिर हम ऑफलाइन उन प्रोडक्ट्स के डेमो दिखा रहे हैं, लेकिन बोल रहे हैं कि आप लेकिन इसको ऑर्डर जो है ऑनलाइन ही कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है ना, डेमो लगाने के लिए बहुत सारे हमारे पास कैनोपीज़ लगा के प्रचार करने वाले आते हैं, राइट। तो प्रचार करते हैं लेकिन बोलते हैं हम आपको बेच नहीं सकते, खरीदने के लिए आपको ऑनलाइन ही ऑर्डर करना पड़ेगा। तो इसको हम बोलते हैं क्रॉस चैनल रिटेलिंग, ओके। नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 6। व्हाट डू यू मीन बाय पॉइंट ऑफ सेल और POS का किसी भी रिटेलर के लिए क्या क्या फ़ायदा होता है? हम यहाँ पर स्पेंचर्स की बात ना भी करें तो भी फ़ायदे जो हैं वो सेम ही रहेंगे, राइट। सो नाउ POS का मतलब है कि ऐसी, तानिया आपका माइक ऑन है, तानिया योर माइक इज़ ऑन, यस। नाउ सो POS क्या है? POS रेफर्स टू द प्लेस जहाँ से लोग अपनी ट्रांजेक्शन्स कंप्लीट करते हैं। अगर किसी प्रोडक्ट को परचेज़ किया है किसी कस्टमर ने, तो वो पॉइंट ऑफ सेल पर जाएगा, कस्टमर के बिहाफ पे पॉइंट ऑफ परचेज पर जाएगा। एक हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन है जिसे POS सिस्टम बोलते हैं। एक कंप्यूटर होता है, एक स्कैनर होता है और एक बिल प्रिंटिंग मशीन होती है, ठीक है, राइट। हैंड हेल्ड स्कैनर इस तरीके से रहता है, आपके प्रोडक्ट के बार कोड पर लगे हुए निशान को स्कैन करता है, यहाँ पर बिलिंग लिस्ट आ जाती है और ये प्रिंटर रिसिप्ट प्रिंट करके आपको दे देता है। ये पूरा सिस्टम क्या कहलाता है? POS, पॉइंट ऑफ सेल। कस्टमर के लिए POP, पॉइंट ऑफ परचेज होता है, ओके। अब पॉइंट ऑफ परचेज में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, अभी POS के बारे में बात करते हैं। तो ये क्या करता है? आइटम्स को स्कैन करता है, टोटल कैलकुलेट करता है, पेमेंट को एक्सेप्ट करता है और रिकॉर्ड्स रखता है कितना आइटम किस किस कस्टमर्स को कैसे कैसे बेचा गया है। क्या क्या फ़ायदे हैं? अभी हम स्पेंचर्स के बिहाफ पे बात करें, जनरलाइज्ड भी यही रहेगा। सो स्पेंचर्स रिटेल इम्प्लीमेंटेड स्मार्ट शॉप इनिशिएटिव, जिससे वो अपने स्टोर के अंदर एफिशिएंसी को बढ़ा सके, कस्टमर के जो कस्टमर रिलेटेड क्वेरीज जो हैं उनको रिजॉल्व कर सके POS ऑपरेशंस के थ्रू, राइट। सो स्मार्ट शॉप POS टर्मिनल उन्होंने अपने पूरे सेंट्रल बेस से कनेक्ट कर दिए, राइट ना। क्या क्या फ़ायदे मिले? फास्ट एंड एक्यूरेट बिलिंग होने लग गई गाइस। POS क्या करता है? अब POS के बारे में बात करते हैं, POS के फ़ायदे और उसकी फंक्शनैलिटी। फास्ट और एक्यूरेट बिलिंग करने में POS हमारी मदद करता है। POS systems use barcode scanners for quick and error-free billing, reduces queue time and enhances customer satisfaction. Real-time inventory management, sales data captured at POS is instantly updated in central inventory system. Stockouts को प्रिवेंट करता है और प्रमोशन और लॉयल्टी प्रोग्राम्स को भी जोड़ देता है। मान लेते कोई कस्टमर आया, उसने किसी प्रोडक्ट को बिल कराने के लिए हमारे से स्कैन करवाया, तो हमने उसको बोला कि सर इसके अंदर एक प्रमोशन भी है, अगर आप इसको एक और यूनिट इसका बाय कर लेंगे तो इसके साथ एक दूसरा यूनिट भी आपको फ्री मिलेगा, यानी कि बाय 2 get 1 फ्री है। तो ये लॉयल्टी प्रोग्राम्स या प्रमोशन प्रोग्राम्स हम POS के थ्रू और ज़्यादा एनहांस कर सकते हैं। तो स्मार्ट शॉप POS ऑटोमेटेड डिस्काउंट ऑफर्स, ये सब चेकआउट के दौरान कस्टमर्स को बताने में मदद करता है। तो जो रनिंग टाइम बाउंड कैंपेन्स हैं उनको ये अच्छे से मैनेज कर सकता है। सेंट्रलाइज्ड डेटा मैनेजमेंट, यानी कि एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर को मैनेजरल लेवल यानी कि यूज़र एक्सेस लेवल के बिहाफ पर भी एक्सेस किया जा सकता है। तो डेटा कंसिस्टेंसी और कंट्रोल बना रहता है। रिपोर्टिंग और एनालिसिस के लिए POS का इस्तेमाल किया जाता है। सेल्स रिपोर्ट, कैशियर परफॉर्मेंस, ट्रांजैक्शन हिस्ट्री, इन सब को किसी रियल टाइम में एनालाइज करके इसके बिहाफ पर डिसीजन बनाए जा सकते हैं, राइट। ओके, कैश मैनेजमेंट में मदद मिलती है POS के थ्रू कि भाई पेमेंट के मेथड्स कौन कौन से लोग यूज़ कर रहे हैं, कैश, कार्ड, कूपन, डिजिटल वॉलेट्स, ओके,
राइट। जो डेली कैश रिकन्सिलेशन है उसको भी ये सपोर्ट करता है कि कितना कैश आया, कितना कैश गया, ये सब। कस्टमर इंट्रैक्शन, डिस्प्ले प्रोडक्ट डिटेल्स, टोटल बिल ऑन कस्टमर फेसिंग स्क्रीन। आप पीओएस बिल देखेंगे, पीओएस स्क्रीन देखेंगे, अगर मैं आपको साइडवेज दिखाऊं तो एक स्क्रीन इधर रहती है और एक स्क्रीन कस्टमर के लिए इधर रहती है। तो इसमें कस्टमर देखता है, इसमें आप बिल चढ़ाते हो सामने से, राइट। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द पार्ट 2 ऑफ दिस क्वेश्चन। यस अनन्या। पीओएस के साथ कनेक्ट करके हम इसकी फंक्शनैलिटी बढ़ा सकते हैं। ओके, ऐसा ज़रूरी नहीं कि बारकोड स्कैनर भी हो। मान लेते हैं कि हम कई बार सिर्फ प्रोडक्ट के कोड ऐड कर सकते हैं। मेरे जो सेल्स पर्सन है उनको सारे कोड्स अच्छे से याद है, प्रोडक्ट के नाम डाल के सीधा उसको सर्च करके डाल सकते हैं। मैगी के लिए एम, टाटा सॉल्ट के लिए टी, राइट। उसके अंदर ऑप्शन आ जाएगा, उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। दीज आर एडिशनल एड ऑन्स हार्डवेयर्स जिसको यूज़ करके पीओएस की फंक्शनैलिटी को बढ़ाया जा सकता है। ओके अनन्या, लेकिन पीओएस स्क्रीन के साथ साथ पीओएस प्रिंटर इज़ कंपलसरी, वरना कस्टमर को बिल कैसे देंगे उसको भी हटा सकते हैं। अगर ई बिलिंग का ऑप्शन ले आए कि सर आपको ईमेल पर ही बिल जाएगा। आर यू गेटिंग इट अनन्या? हम प्रिंटर भी हटा सकते हैं पीओएस से। अगर मैं ऑनलाइन बिलिंग कर दूँ तो कि आपके पास ईमेल पर बिल भेज दूंगा या व्हाट्सएप पर आपके पास बिल चला जाएगा, हम फिजिकल बिल नहीं देते। ऐसा कई शॉप्स पे होता है, राइट। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द ब्रिक एंड मोटार रिटेलिंग विद एग्जांपल। नाउ ब्रिक एंड मोटार क्या होता है? जब वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुई उसके बाद जब लोग सब घर वापस आए तो लोगों ने अपने घरों में सामान को बेचना शुरू किया। तो जिन लोगों ने अपने घर के अंदर से बिजनेस शुरू किया उनको बोला गया ब्रिक एंड मोटार बिजनेसेस। ईंट पत्थर से बने हुए दुकानें, ठीक है, राइट सर। और भी कोई दुकान होती थी, हाँ, हॉकर्स होते थे ना। तो ऐसी दुकानें जो चलती फिरती नहीं थी, एक ही जगह थी, उनको ब्रिक एंड मोटार रिटेलिंग कहते थे, राइट। शॉप्स उसके बाद धीरे धीरे कॉमन होने लगी, उनका मॉडर्नाइजेशन होने लगा, लेकिन ये जो ब्रिक एंड मोटार वर्ड है ये इसके साथ फिक्स हो गया। ऐसे स्टोर्स जो किसी लोकेशन पर फिक्स रहते हैं और कस्टमर्स को फेस टू फेस प्रोडक्ट या सर्विसेज सेल करते हैं, इन्हीं को हम लोग ब्रिक एंड मोटार रिटेलिंग बोलते हैं, ब्रिक एंड मोटार स्टोर्स बोलते हैं। ईंट पत्थर के बने हुई दुकानें, सिंपल सी भाषा में, राइट। क्या क्या फीचर्स है गाइस ब्रिक मोटार रिटेलिंग की? फिजिकल प्रेजेंस रहता है गाइस, क्योंकि एक फिक्स जियोग्राफिकल लोकेशन से ऑपरेट करते हैं। आपकी किराना दुकान की बात कर रहे हैं, ब्रिक मोटार का मतलब कुछ भी नहीं है। किराना शॉप, किराना शॉप जानते हैं, जनरल स्टोर जो गली के बाहर होता है, आपकी सोसाइटी के अंदर होता है। यस पारस, ब्रिक एंड मोटार जनरली मॉम एंड पॉप स्टोर्स होते हैं, लेकिन हाँ आप इनको कह सकते हैं पारस। जो घर से चलाने वाली दुकानें शुरू में वही थी ना, मैंने वो जो कॉन्टेक्स्ट दिया एक्चुअली में मॉम एंड पॉप स्टोर्स का था, वर्ल्ड वॉर 2 वाला मॉम एंड पॉप स्टोर्स। और वो ब्रिक मोटार बिजनेस पर ही रन करते थे इनिशियली, अपने घर से बेचना शुरू करते, तो वहीं से ये कॉन्सेप्ट आया। मॉम एंड पॉप स्टोर से ये आया है ब्रिक एंड मोटार, या इंटरलिंक्ड है बेसिकली। ऐसी दुकानें जो किसी एक जगह फिक्स रहती है उनको ब्रिक एंड मोटार रिटेल्स शॉप्स बोलते हैं। ओके ना, तो इनकी फिजिकल प्रेजेंस रहती है गाइस, कस्टमर एक्सपीरियंस दे पाते हैं, टच फील ट्राई इंस्टेंट फीडबैक मिल जाता है, पर्सनलाइज्ड सर्विसेज मिल पाती हैं, स्टाफ कैन असिस्ट विद क्वेरीज, प्रोडक्ट रिकमेंडेशंस एंड रियल टाइम सॉल्यूशंस, इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन कस्टमर्स को फील होता है आफ्टर परचेज की, वाह 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 देखो मैंने खरीद लिया। कपड़े खरीदते हैं ना आप लोग, यस। क्या क्या एग्जांपल्स है गाइस? स्पेंचर्स रिटेल, जैसे आप ग्रॉसरी खरीद सकते हैं, पर्सनल केयर आइटम खरीद सकते हैं, होम एसेंशियल्स वाया फिजिकल सुपरमार्केट। क्रोमा बाय टाटा एक चेन है फिजिकल स्टोर्स की जहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक और होम अप्लायंसेज आपको मिलते हैं। शॉपर स्टॉप डिपार्टमेंटल स्टोर चेन है जो आपको फैशन, कॉस्मेटिक्स और एसेसरीज सेल करती है। रिलायंस ट्रेंड्स, पेंटालून्स आर द अनदर एग्जांपल। क्या क्या फ़ायदे होते हैं गाइस? देखो, फेस टू फेस इंटरेक्ट कर सकते हैं आप कस्टमर्स के साथ, कस्टमर्स कैन टेस्ट प्रोडक्ट बिफोर बाइंग। ये एक बढ़िया ट्रस्ट बिल्ड करता है लोकल ब्रांड्स प्रेजेंस के साथ। लिमिटेशंस क्या रहती है? हाई ऑपरेशनल कॉस्ट रहता है गाइस,
लिमिटेड रीच रहता है कंपेयर टू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स। इन्वेंट्री एंड स्पेस कंस्ट्रेंट्स को ये के साथ आता है बेसिकली। सो POS सिस्टम्स लाइक Pinterest, स्मार्ट शॉप, स्ट्रीमलाइन बिलिंग, स्टॉक कंट्रोल एंड कस्टमर इंगेजमेंट, जिससे रिटेल स्टोर के ऑपरेशंस और ज़्यादा एफिशिएंट हो जाते हैं। जबकि जो ब्रिक एंड मोटार स्टोर्स हैं वो कंटिन्यू करते हैं एक बढ़िया रोल मार्केट के अंदर, जिसमें आप पर्सनलाइज्ड और इमीडिएट शॉपिंग एक्सपीरियंस कस्टमर्स को दे सकते हैं। ओके, तो ये पार्ट ए और बी को दोनों कंबाइन करके समरी यहाँ पर देखने के लिए मिल रही है आपको। राइट शॉर्ट नोट ऑन एनी 4 ऑफ द फॉलोइंग। सिक्योरिटी लॉग्स के बारे में शॉर्ट नोट देखते हैं गाइस। सिक्योरिटी लॉग्स कुछ नहीं होते, डिजिटल रिकॉर्ड्स होते हैं जनरली। ओके, जैसे जब आप किसी भी वेबसाइट पर जाते हैं ना, मैं आपको एक टास्क देता हूँ। अगर आप इंस्टाग्राम, फेसबुक ऐसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को आप यूज़ करते हैं तो उसके अंदर आपकी एक्टिविटी मैनेज करने के लिए गूगल के अंदर भी आपको एक्टिविटी लॉग दिखता है, एक्टिविटी लॉग। ठीक है, इस एक्टिविटी लॉग में बताता है किस समय आप कौन सी वेबसाइट को सर्फ कर रहे थे, कितना समय आपने उस पर बिताया, कौन कौन से लिंक्स आपने ओपन किए, कितनी वीडियोस को लाइक किया, कितनी वीडियोस को डिसलाइक आपने किया। राइट, इन्हीं को जब मैं सिक्योरिटी के पर्पज़ से यूज़ करने लगूँ तो मैं इन्हें क्या बोल दूँगा, सिक्योरिटी लॉग्स। तो यूज़र की एक्टिविटीज़, ट्रांजैक्शन और सिस्टम एक्सेस को जब ट्रैक किया जाता है तो हम इसे सिक्योरिटी लॉग बोलते हैं। ओके, अगर मान लेते हैं मैं अपने यूज़र्स यानी कि अपने एम्प्लॉयज़ को बहुत सारे लैपटॉप्स दे रहा हूँ वर्क फ्रॉम होम करने के लिए, तो कहीं मेरे लैपटॉप से डेटा चोरी तो नहीं किया जा रहा कंपनी का। इसको पता लगाने के लिए हम डेटा इंटीग्रिटी, सस्पिशियस एक्टिविटी को मॉनिटर करने के लिए यूज़ करते हैं, ताकि हमारे किसी कंप्यूटर का किसी गलत काम में इस्तेमाल ना हो सके। पर्पस क्या रहता है कि हम अपने सिस्टम्स का एक्सेस मॉनिटर कर सकें, अनऑथराइज्ड यूज़ प्रिवेंट कर सकें, सस्पिशियस एक्टिविटीज़ को डिटेक्ट कर सकें और रोक सकें उसको। ठीक है, राइट। फंक्शंस रिटेल के अंदर क्या रहते हैं गाइस, लॉग इन लॉग आउट के टाइम आप देख सकते हैं, जो एक्सेस अटेम्प्ट फेल हो जाते हैं उनको आप चेक कर सकते हैं, ट्रांजैक्शंस को मॉडिफाई कर सकते हैं, लॉस प्रिवेंशन को सपोर्ट करता है। कहीं आपके साथ कोई गड़बड़ हो रही हो तो पहले ही पता लग जाएगा ना आपको लॉग्स के थ्रू किसने किसने गड़बड़ करी है। क्या क्या फ़ायदा होता है गाइस, डेटा इंटीग्रिटी बनी रहती है और सिस्टम अकाउंटेबिलिटी हो जाती है, किसने कब कौन सा एक्सेस लिया है। IT ऑडिट और कंप्लाइंसेस के अंदर बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है ये। नाउ लेट्स मूव टू द अनदर शॉर्ट नोट दैट इज़ ऑन वर्कफोर्स मैनेजमेंट। अभी वर्कफोर्स मैनेजमेंट क्या होता है, WFM कई बार ऐसे पूछ लेगा, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन WFM। व्हाट इज़ WFM? WFM इज़ वर्कफोर्स मैनेजमेंट। तो मेरे पास कितने लोग चाहिए उसकी प्लानिंग, शेड्यूलिंग, ट्रैकिंग एंड इवेलुएटिंग ऑफ स्टोर स्टाफ परफॉर्मेंस, जिससे मैं अपनी प्रोडक्टिविटी को ऑप्टिमाइज़ कर सकूँ। तो राइट नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ मेरे पास हैं सही समय पर और सही तरीके से कस्टमर्स को सर्व कर रहे हैं क्या, इसीलिए मैं वर्कफोर्स मैनेजमेंट का यूज़ करता हूँ। कहीं सारे लोग एक साथ छुट्टी पे तो नहीं चले गए। अगर एम्प्लॉई रमेश छुट्टी पर गया है तो क्या सुरेश उसकी जगह पे काम कर रहा है? सुरेश और नितेश मिलकर रमेश का काम कर रहे हैं क्या? यही है वर्कफोर्स मैनेजमेंट। तो फंक्शंस क्या क्या होते हैं, हम लोग अटेंडेंस को मॉनिटर करते हैं, टास्क असाइन करते हैं, शेड्यूल शिफ्ट जो है उसको शेड्यूल करते हैं, परफॉर्मेंस को इवेलुएट करते हैं, किस व्यक्ति ने कितना काम किया, कितनी छुट्टियां मारी, ये सब वर्कफोर्स मैनेजमेंट से पता लग जाता है। इसके लिए एक सॉफ्टवेयर आता है HRIS, ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम। ओके, अलग अलग नाम से हो सकता है अलग अलग कंपनी के अंदर। अटेंडेंस सॉफ्टवेयर जिसको आप बोलते हो वो वर्कफोर्स मैनेजमेंट के लिए यूज़ होता है आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। नाउ आपकी शिफ्ट को शेड्यूल करना, टास्क असाइन करना, आपकी अटेंडेंस को ट्रैक करना, इसके लिए काम होता है। आपके परफॉर्मेंस को चेक करने के लिए, वर्कलोड बहुत ज़्यादा हो जाए तो उसको मैनेज करने के लिए यूज़ किया जाता है। रिटेल के अंदर कहाँ यूज़ होता है गाइस, कि हम सही स्टाफ को सही काम पर लगा रहे हैं। ठीक है, कस्टमर सर्विस और लेबर कॉस्ट को रिड्यूस कर देता है। टेक्नोलॉजी कौन कौन सी यूज़ होती है गाइस, POS और HR सिस्टम्स फॉर रियल टाइम विजिबिलिटी एंड कंट्रोल। नाउ लेट्स मूव टू द अनदर शॉर्ट नोट ऑन प्लानिंग एंड कम्युनिकेशन। देखिए, अगर आपको ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किसी एक्टिविटी को परफॉर्म करना है, जैसे प्रमोशन को शेड्यूल करना है, स्टॉक रिप्लेनिश करना है, विजुअल डिस्प्ले चेंज करनी है, या मैन पावर को एलोकेट करना है कि कौन सा व्यक्ति कब कहाँ कितना काम करेगा, तो हम इसके लिए प्लानिंग करते हैं। लेकिन जो कम्युनिकेशन है, यही प्लानिंग लोगों को समझाने का काम करती है, कम्युनिकेशन। ठीक है, अगर मैंने प्लान कर लिया और लोगों तक ये बात पहुंची नहीं कि प्लान क्या है,
तो क्या लोग सही से एक्ट कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, राइट? सो it ensures that these plans are effectively conveyed across various store departments. Okay, right? Now, so planning and communication involves setting retail goals and ensuring that store teams clearly understand and execute operational tasks. Right? Now, so इसके अंदर क्या क्या एक्टिविटीज़ आती हैं प्लानिंग एक्टिविटीज़ के अंदर? मर्चेंडाइज कैसे सेट करना है, प्रमोशन के लिए किन तरीके से प्लानिंग करनी है, स्टाफ कैसे डिप्लॉय करना है। लेकिन कम्युनिकेशन के लिए कौन कौन से टूल्स यूज़ करते हैं? इंटरनल डैशबोर्ड, मैसेजिंग सिस्टम, स्लैक या फिर व्हाट्सएप, टास्क मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म्स। रिटेल के अंदर क्या यूज़ रहता है प्लानिंग और कम्युनिकेशन का गाइस? कंसिस्टेंट स्टोर एग्जीक्यूशन को इंश्योर करता है, क्लैरिटी एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सेंट्रल स्ट्रैटेजीज अक्रॉस ऑल द लोकेशंस। हर एक लोकेशन में सही बात सही समय पर पहुंच जाए, ये काम कम्युनिकेशन का है। और ये कैसे पहुंचेगा, ये काम प्लानिंग का है। नाउ लेट्स मूव टू द शॉर्ट नोट ऑन द पॉइंट डी, रोल ऑफ रिटेल रिपोर्टिंग। राइट, रोल ऑफ रिटेल रिपोर्टिंग। अगर आप किसी रिटेल ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं तो वहाँ पर आपको एंड ऑफ द डे रिपोर्ट करना होता है, राइट? सो डिटेल्ड रिपोर्ट रिलेटेड टू सेल्स, इन्वेंट्री, स्टाफ परफॉर्मेंस, प्रमोशन, कस्टमर बिहेवियर, इसके थ्रू किया जाता है। बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स का यूज़ भी किया जाता है। तो रिपोर्ट एरियाज क्या क्या होते हैं गाइस? सेल्स परफॉर्मेंस आप चेक करते हैं, इन्वेंट्री स्टेटस, प्रमोशंस और कस्टमर बिहेवियर से रिलेटेड डेटा को डॉक्यूमेंट करते हैं और उसको रिपोर्ट करते हैं। यूटिलिटी कहाँ कहाँ यूज़ होता है? डिसीजन मेकिंग के अंदर, परफॉर्मेंस ट्रैकिंग के अंदर रिपोर्टिंग हम लोग यूज़ करते हैं। रियल टाइम इंसाइट मिल जाता है, ऑपरेशनल ट्रांसपेरेंसी मिल जाती है और हम प्लानिंग में भी इसका यूज़ करते हैं। व्हाट इज़ रिटेल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम? एक ऐसा मैनेजमेंट टूल जिसके अंदर हम जो भी डिसीजन को सपोर्ट करने वाले डेटाज होते हैं उसको कलेक्ट करते हैं, प्रोसेस करते हैं, स्टोर करते हैं और रिपोर्ट करते हैं, जिससे रिटेल से रिलेटेड डिसीजंस लिए जा सकें, जैसे सेल्स, इन्वेंट्री, कस्टमर सर्विस, सप्लाई चेन, फिनेंस, ये सारी चीज़ें, राइट? सो RMIS हेल्प्स रिटेल मैनेजर्स टू मॉनिटर द स्टोर परफॉर्मेंस थ्रू डैशबोर्ड एंड रिपोर्ट्स। फोरकास्ट करने में मदद करता है कि फोरकास्ट की डिमांड कैसी है, ठीक है? डिमांड को फोरकास्ट करने के लिए मदद करता है, हमारी इन्वेंट्री को ऑप्टिमाइज़ करने में मदद करता है, स्टाफ की प्रोडक्टिविटी को इवैल्यूएट करने में हेल्प करता है और कस्टमर फीडबैक को भी रिपोर्ट करने में हेल्प करता है, प्रमोशंस को प्लान करने में, प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज़ को इम्प्लीमेंट करने में, रियल टाइम डेटा के बिहाफ पे। ओके, तो अगर हम रॉ डेटा को एक्शनेबल इंसाइट में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हम RMIS का यूज़ करते हैं, राइट? सो डेटा ड्रिवन डिसीजंस टाइमली और इफेक्टिवली लिए जा सकते हैं, जिससे हम ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी को और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। यस अनन्या? नहीं, देखिए, रिटेल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के अंदर और भी बहुत सारे टूल्स आ सकते हैं। उसके अंदर से टूल आप समझ सकते हैं कि ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम है। ये इसका पार्ट नहीं है, मतलब इसके जैसा ही सिमिलर पार्ट है जो ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज करने के लिए काम किया जाता है। यहाँ पे ओवरऑल रिटेल स्टोर को मैनेज करने के लिए काम किया जाता है, राइट? जैसे आप देख रहे हैं कि ह्यूमन रिसोर्स एक पार्ट है, राइट? ऐसे ही कस्टमर सर्विस मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम हो सकता है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम हो सकता है, फिनेंस मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम हो सकता है, राइट? इस तरीके से ऐसे ही ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम हो सकता है, ठीक है, राइट? नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 8। डिस्टिंग्विश बिटवीन एनी फोर ऑफ द फॉलोइंग। SOD और EOD क्या होता है? यानी कि स्टार्ट ऑफ द डे एंड एंड ऑफ द डे। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो भी ऑपरेशंस परफॉर्म किए जा रहे हैं वो स्टार्ट ऑफ द डे में पहले से ही बता दिए जाते हैं, सेट किए जाते हैं। लेकिन एंड ऑफ द डे में ऐसी एक्टिविटीज़ जो इस ऑपरेशन को क्लोज करनी है वो हम लोग करते हैं। टाइमिंग SOD को कैलकुलेट करते हैं जब से आपने काम शुरू किया है, जो भी आपकी ऑफिस की शुरुआत की टाइमिंग है। जैसे आप 9 बजे का आपका ऑफिस टाइम है तो आप SOD आपका 9 o'clock होगा। EOD एंड ऑफ द डे, मान लेते हैं 5:30 आप क्लोज करते हैं तो 5:30 विल बी द EOD, एंड ऑफ द डे या फिर एंड ऑफ बिजनेस डे। एक्टिविटीज़ क्या रहती है? जब आप ऑर्गेनाइजेशन यानी कि रिटेल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जाते हैं तो कैश रजिस्टर को ओपन करते हैं, सिस्टम्स को चेक करते हैं,
POS टर्मिनल्स को एक्टिवेट करते हैं, जो भी आपका काम है उसको शुरू करते हैं। मान लेते हैं आप मैनेजर हैं, तो अपने पोर्टल पे लॉगिन करेंगे और देखेंगे कौन कौन एम्प्लॉयज़ आज आए हैं और आज का टास्क क्या है, इससे आप अपना दिन शुरू करेंगे। कोई कैशियर होगा तो अपना कैश रजिस्टर ओपन करेगा, POS को चालू करेगा, राइट। एंड ऑफ द डे के अंदर यही कैशियर जो है वो कैश रिकन्सिलेशन करेगा, सेल्स पर्सन सेल्स रिपोर्ट बनाएगा और सिस्टम्स को शट डाउन कर दिया जाएगा एंड ऑफ द डे में। ऑब्जेक्टिव क्या रहता है स्टार्ट ऑफ द डे में कि भाई सारे के सारे ऑपरेशन स्मूथली चलेंगे, इसको चेक किया जाता है। एंड ऑफ द डे में क्या सारे के सारे जो ऑपरेशन हमने परफॉर्म किए वो सही रहे, राइट, ये चेक किए जाते हैं। ओके, राइट, समरी रिपोर्ट्स वगैरह बना के। लेट्स डिस्कस द डिफरेंस बिटवीन ई कॉमर्स एंड एम कॉमर्स। कोई भी ट्रांजेक्शन जो इंटरनेट पर हो रही है वाया डेस्कटॉप, लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन, राइट, ये सब ई कॉमर्स है। लेकिन अगर सिर्फ और सिर्फ मोबाइल फ़ोन का यूज़ करके हो रही है तो वो एम कॉमर्स है। जोमेटो के ऑर्डर्स आप ई कॉमर्स से नहीं कर सकते, लेकिन एम कॉमर्स से कर सकते हैं, ठीक है, राइट, ये बात समझ में आ रही है। डिवाइस डिपेंडेंसी, क्या ई कॉमर्स के लिए डिवाइस डिपेंडेंसी की ज़रूरत है? नहीं। किसी भी मोबाइल से जहाँ से इंटरनेट चलाया जा सकता है वहाँ से आप वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हैं, मेनली थ्रू कंप्यूटर्स एंड वेबसाइट्स। लेकिन एम कॉमर्स के लिए रिस्ट्रिक्शंस है। मोबाइल ऑप्टिमाइज्ड वेबसाइट्स होती हैं जो सिर्फ मोबाइल में ही चलेंगी, राइट। एक्सेसिबिलिटी मे बी लिमिटेड टू लोकेशंस वेयर डेस्कटॉप एक्सेस इज अवेलेबल, लेकिन एम कॉमर्स ऑन द गो एक्सेसिबल है। कहीं पर भी आपके पास मोबाइल ऐप है, इंटरनेट चाहिए, बस आप चला लेंगे उस ऐप को, राइट। यूज़र इंटरफेस कैसा रहता है? देखिए, ई कॉमर्स में ज़्यादा कंप्रिहेंसिव, लार्जर स्क्रीन्स के लिए सूटेबल कंटेंट रहता है। एम कॉमर्स में सिंप्लीफाइड UI रहता है, स्मॉल स्क्रीन डिवाइसेस के लिए होता है। ई कॉमर्स का यूज़ जैसे कि आप शॉपिंग करने के लिए यूज़ करते हैं अमेज़ॉन, और एम कॉमर्स भी अमेज़ॉन मोबाइल ऐप से यूज़ कर सकते हैं। और ये सर जी ये तो गड़बड़ हो गया। मान लेते हैं कोई सॉफ्टवेयर है जिसमें आप वेरिफिकेशन के लिए यूज़ कर रहे हैं, राइट। तो अगर आप उस वेबसाइट को, सरकारी वेबसाइट है, वहाँ पे वेरीफाई करना है आपको, तो कई बार वेरिफिकेशन के लिए वो लैपटॉप को एक्सेस नहीं देता, सिर्फ और सिर्फ मोबाइल ऐप में ही लॉगिन करने का ऑप्शन देता है, ओके, राइट। जैसे मैंने आपको जोमेटो का एग्जांपल बताया कि वहाँ से आप सिर्फ ब्राउज़ कर सकते हैं, ऑर्डर नहीं कर सकते, ऑर्डर सिर्फ आप मोबाइल से ही कर सकते हैं। नाउ लेट्स मूव टू द बारकोड स्कैनर एंड RFID पॉइंट सी। देखते हैं भाई बारकोड स्कैनर क्या होता है, टेक्नोलॉजी कौन सी यूज़ की जाती है। बारकोड स्कैनर में ऑप्टिकल लेज़र टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है। एक ऑप्टिकल लेज़र पड़ती है बारकोड पे, वो बारकोड लेज़र रीड करता है थिकनेस के बिहाफ पे। लेकिन RFID में रेडियो वेव्स भेजी जाती हैं, जिससे डेटा जो उस RFID टैग के अंदर स्टोर्ड है ना, उसको पढ़ा जाता है। बारकोड स्कैनर में लाइन ऑफ साइट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। अगर आड़ी टेढ़ी लाइन हुई, यानी कि तिरछी लाइन पड़ी स्कैनर की, तो वो सही से स्कैन नहीं करेगा, ठीक है। बिल्कुल सीधा रखना पड़ता है 90 डिग्री पर, 45 डिग्री पर, ओके, तभी स्कैन होगा, वरना स्कैन नहीं होगा। लेकिन RFID में ऐसी कोई ज़रूरत है ही नहीं, बस उस रेंज में होना चाहिए जहाँ पे हम RFID रिसीवर को हमने रखा हुआ है, रेडियो फ्रिक्वेंसीज जहाँ तक पहुँच सकती हैं, ओके। रीडिंग स्पीड थोड़ी स्लो होती है, एक एक करके आइटम्स को आपको स्कैन करना पड़ता है। लेकिन RFID में एक साथ बल्क में भी डाल दोगे ना, 10,000 आइटम्स डाल दोगे, 10,000 यूनिट्स आप ऐड कर दोगे, तो 10,000 RFID को एक साथ स्कैन कर लेगा। शर्त यह है कि सिर्फ रेडियो फ्रिक्वेंसी वहाँ तक पहुँचनी चाहिए, उसकी लेंथ ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है। डेटा की कैपेसिटी, बारकोड में सिर्फ नंबर्स स्टोर किए जा सकते हैं एक ही बार और उसको चेंज नहीं किया जा सकता। लेकिन RFID में कॉम्प्लेक्स और मॉडिफाइबल डेटा स्टोर किया जा सकता है, मतलब बार बार चेंज कर सकते हो। कॉस्ट, बारकोड स्कैनर बहुत ज़्यादा चीप होता है और वाइडली यूज़ किया जाता है। RFID बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, लेकिन एफिशिएंट होते हैं लार्ज स्केल ऑपरेशंस के अंदर, ओके। डी, मैग्नेटिक स्ट्रिप रीडर्स एंड फिंगरप्रिंट रीडर्स। आपने नोटिस किया होगा जब आप अपना डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं तो उसमें ब्लैक कलर की पट्टी होती है, उसको मैग्नेटिक स्ट्रिप बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो डेटा मैग्नेटिक स्ट्रिप कार्ड्स के अंदर होता है उसी को रीड करता है, इसको मैग्नेटिक स्ट्रिप रीडर बोलते हैं। फिंगरप्रिंट रीडर क्या करता है, ये आपके बायोमेट्रिक टेक्नोलॉजी है बेसिकली, जो आपके फिंगरप्रिंट के स्कैन्स को यूज़ करके चलती है। इनपुट टाइप, आपको कार्ड स्वाइप करना पड़ता है, जैसे ATM से पैसा निकालना है तो कार्ड स्वाइप करना पड़ेगा आपको, क्रेडिट कार्ड की पेमेंट करनी है तो क्रेडिट कार्ड मशीन में आपको कार्ड स्वाइप करना पड़ेगा। लेकिन फिंगरप्रिंट में आपको अपनी फिंगर प्लेस करनी पड़ेगी सेंसर पे। मोबाइल अनलॉक करने के लिए करते हैं ना आप लोग, कॉमनली कहाँ यूज़ होता है, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या लॉयल्टी प्रोग्राम्स कार्ड के अंदर यूज़ किया जाता है।
लेकिन फिंगरप्रिंट यूज़र को ऑथेंटिकेट करने के लिए, जैसे कि स्टाफ का एक्सेस, मोबाइल का एक्सेस, किसी डिवाइस का स्पेशल एक्सेस अगर आपको चाहिए तो उसके लिए हम फिंगरप्रिंट रीडर का यूज़ करते हैं। सिक्योरिटी लेवल मैग्नेटिक स्ट्रिप के अंदर मॉडरेट रहता है, डेटा को क्लोन किया जा सकता है, लेकिन फिंगरप्रिंट को क्लोन बहुत मुश्किल है। ठीक है, नामुमकिन नहीं है, बहुत मुश्किल है गाइस। ठीक है, पेमेंट काउंटर्स पर यूज़ किया जाता है मैग्नेटिक स्ट्रिप्स को, मेंबरशिप कार्ड्स के अंदर यूज़ किया जाता है। फिंगरप्रिंट रीडर्स आपके एक्सेस को स्टोर कर लेते हैं और बार बार आपको लॉगिन लॉग आउट करने में हेल्प करते हैं। नाउ लेट्स मूव टू द अनदर क्वेश्चन और द पार्ट, इंटीरियर डिस्प्ले एंड विंडो डिस्प्ले। देखिए, इंटीरियर डिस्प्ले के अंदर जो स्टोर के अंदर डिस्प्ले लगी हुई है उसको बोलेंगे इंटीरियर डिस्प्ले, और जो स्टोर के बाहर या स्टोर के से बाहर की तरफ से दिखने वाली विंडो लगी हुई है उसको बोलेंगे एक्सटर्नल विंडो एरिया, या फिर स्टोर फ्रंट पर जो लगी उसको विंडो डिस्प्ले बोलेंगे। पर्पस क्या रहता है, स्टोर के अंदर जो लोग बैठे हुए हैं उनको प्रोडक्ट के फीचर्स बताना, क्रॉस सेलिंग करना, किसी प्रोडक्ट को ज़्यादा प्रमोट करना कि इसको ज़्यादा लोग खरीदें। लेकिन जो विंडो पर हमने डिस्प्ले लगाया है वो पासर बाय को अट्रैक्ट करने के लिए, जो हमारी दुकान से होकर गुजर रहा है उसको अट्रैक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं हम लोग उसे। इंटीरियर डिस्प्ले को जो कस्टमर्स ऑलरेडी अंदर हैं उनको और ज़्यादा महंगी चीज़ें बेचने के लिए, दूसरी चीज़ें बेचने के लिए हम लोग प्रोत्साहित करते हैं। लेकिन जो बाहर हम लोगों ने डिस्प्ले लगाई हुई है, ऐसे कस्टमर जो यहाँ से गुजर के जा रहे हैं, पोटेंशियल कस्टमर हो सकते हैं जो हमारी दुकान के बाहर हैं, वो एक बार देखें तो अंदर आएँ। डिज़ाइन एलिमेंट इंक्लूड्स मैनिक्विन, शेल्व्स, राइट। includes mannequin shelves, digital signage inside, often theme based और लाइटिंग जनरली होती है अगर आप स्टोर के बाहर के लोगों को प्रपोज कर रहे हैं तो। ओके, राइट। फ्रीक्वेंसी कब कब आप इसे चेंज करते हो, तो जो स्टोर के अंदर लगा हुआ है उसको कम चेंज करना पड़ता है, जो स्टोर के बाहर के लिए लोगों के लिए लगा हुआ है उसको आप सीज़न और कैंपेन के बिहाफ पे बार बार चेंज करते रहते हो। सो गाइस, दिस वाज अबाउट द क्वेश्चन नंबर 8 एंड दिसंबर 2024 का क्वेश्चन पेपर था ये, BRL 110 का। आई होप आपको ये लेक्चर इफेक्टिवली समझ में आया होगा। तब तक के लिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, यू गाइज आर रियली ऑसम।